चरित्रहीन भाग 7। पाथुरिया घाट जा रहा हूं कहकर सतीश रात के 11 बजे डेरे के बाहर आ खड़ा हुआ। थोड़ा सा मार्ग तय करते ही लगने लगा कि थकावट की कोई हद नहीं है। पैर अचल हैं, प्रत्येक अंग पत्थर की तरह भारी हो रहा है। गंभीर अवसाद उसके तन मन में व्याप्त होने लगा। कुछ दिन पहले ही ऐसी ही एक रात की बात उसे स्मरण आ गई, जब बिहारी ने सावित्री और मोक्षता के घर से वापस लौट कर कहा था, वो नहीं है, विपिन बाबू के पास चली गई। उस दिन उस समाचार ने कुछ क्षण के लिए उसको विमूढ़ कर दिया था, लेकिन दूसरे ही क्षण अभिमान तथा अपमान की जो भयंकर ज्वाला प्रज्वलित हो उठी थी, वो किले के निर्जन मैदान में स्तब्ध आकाश के नीचे आंखों के आंसुओं से बुझ न जाती तो चाहे कितने ही दिन क्यों न बीत जाते, वो सावित्री को दग्ध किए बिना शांत न होती। वैसी ही रात तो आज भी आई थी, फिर वैसी भयंकर ज्वाला क्यों नहीं भड़क उठी। एक गाड़ी जा रही थी, बुलाकर पूछा, पाथुरिया घाट चलेगा? गाड़ीवान ने गाड़ी रोककर मार्ग के प्रकाश में सतीश की ओर देखा। देखते ही ये सोचकर कि कोई शराबी मतवाला है, उसने कहा, वो तो बहुत दूर है, 3 रुपया लगेगा बाबू। रुपए हैं ना? हाँ हैं, कहकर सतीश चढ़कर बैठ गया और गाड़ी के एक कोने में सिर टेक कर आंखें मूंद ली। थकावट ने उसको इस तरह घेर लिया था कि इससे अधिक बातें कहने की शक्ति नहीं थी। बहुत देर बाद बहुत सी गलियों में घूमकर गाड़ीवान ने विरक्त होकर पूछा, किस जगह जाइएगा बाबू? ठीक तौर से बता दें, मैं बेकार ही नहीं घूम सकता। सतीश ने अपने डेरे का पता बता दिया। कुछ देर बाद गाड़ी आकर दरवाजे पर पहुंच गई। कई बार पुकारने पर बिहारी ने आकर किवाड़ खोल दिया तो सतीश ने चुपके से पूछा, बिहारी, सावित्री क्या कमरे में है? बिहारी ने विहल की भांति निहारते हुए जवाब दिया, नहीं बाबू, वो तो उसी समय चली गई। चली गई? हाँ बाबू, चली गई। सतीश लंबी सांस छोड़कर बिहारी के बिछौने के छोर पर बैठ गया। सावित्री का यहाँ न रहना सुख की बात है या दुख की, इसे ठीक तरह से वो समझ ही नहीं सका। बिहारी ने पल भर रुककर मीठे स्वर में कहा, मैंने गाड़ी ठीक कर दी थी। अच्छा चलिए, आपके कमरे में बत्ती जलाऊं? नहीं, रहने दो, मैं ही जला लूंगा, कहकर सतीश उठकर चला गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब उसकी कच्ची नींद टूटी, तब दिन काफी चढ़ाया था। किसी प्रचंड आंधी की भांति सब कुछ उलट पुलट कर इस एक ही रात में कितनी घटनाएं घट गईं, उन्हीं के फेंके हुए इधर उधर बिखरे चिन्हों के बीच में बड़ी देर तक उसका मन विरक्त बना रहा। इस बीच बिहारी आया और तंबाकू दे गया। तंबाकू देकर वो बाहर चला जा रहा था कि सतीश ने पुकार कर कहा, सुनो बिहारी, कल किस समय तक वो यहाँ आई थी रे? सावित्री के चले जाने के बाद उसके अंतहीन दुर्भाग्य को याद कर करके बिहारी का व्यथित मन भीतर ही भीतर बहुत रो रहा था। उसने मुंह झुकाए ही मृदु स्वर में कहा, दोपहर को। उसको इस मकान का पता किस तरह लगा? ये तो मैं नहीं जानता बाबू। सतीश को शायद विश्वास नहीं हुआ। उसके मुंह की ओर कठोर दृष्टि से देखकर बोला, क्यों रे, तू क्या सचमुच ही मुझे इतना बड़ा बैल समझता है कि मैं इतना भी नहीं समझ सकता? सच्ची बात बता। बिहारी आश्चर्य से दोनों आंखें फाड़े स्वामी के मुंह की ओर देखता रहा। सतीश ने फिर कहा, देख क्या रहा है? क्या तू विपिन के यहाँ नहीं जाता? सावित्री के साथ तेरी भेंट मुलाकात बातचीत नहीं होती? नहीं बाबू, कहकर बिहारी बाहर जाने को उद्यत हुआ। ये देखते ही सतीश क्रुद्ध कंठ से बोला, खड़ा रह, जाना मत। क्या तूने उसको यहाँ आने के लिए नहीं सिखाया था? बिहारी ने चुपचाप सिर हिलाकर बताया कि नहीं। सतीश धमका कर बोला, फिर नहीं? बिहारी अभी भी सिर झुकाए ही था। चौंक कर उसने मुंह ऊपर उठाकर देखा। सतीश कहने लगा, फिर नहीं? तो फिर किस तरह उस हरामजादी को इस डेरे का पता लगा? जा, तू भी उसी के पास जाकर रह, मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं घर में शत्रु का पालन नहीं कर सकता। आज ही तुम निकल जाओ, तुमको मैंने जवाब दे दिया। बिहारी ने एक बात भी नहीं कही, लेकिन आश्चर्य से भरी उसकी दोनों आंखों की कोरों से आंसुओं की लड़ी लुढ़क पड़ी। इस आंसू को सतीश ने देखा। क्षण भर मौन रहकर उसने प्रश्न किया,
रात को वो कहाँ चली गई? बिहारी आंखें पोंछकर बोला। चिट्ठी लिखकर अपना पता ठिकाना बताने का कह गई है। सतीश फिर क्षण भर चुप रहकर इस बार कोमल स्वर में बोला। बहुत दुबली दिखाई पड़ रही थी, बहुत बीमार थी शायद। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, इसीलिए तो वहां जगह नहीं मिली। बिहारी ने फिर सिर हिलाकर सम्मति प्रकट की। सतीश फिर कुछ क्षण चुप रहकर बोला, लेकिन इस बार तुमको मैं सावधान कर देता हूं बिहारी, मेरे डेरे में वो फिर से घुसने न पाए या किसी प्रकार बहाना बनाकर मेरे साथ भेंट करने की चेष्टा न करे। कुछ देर मौन के बाद वो फिर बोला, मेरी चाबी कहाँ है? जाते समय उसे तूने कितने रुपए दिए? बिहारी चाबी निकाल कर लाया। रुपए नहीं दिए। नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? तुझे तो मैंने देने को कहा था। उसने लेना नहीं चाहा, कहकर बिहारी बाहर चला गया। सतीश ने उसको फिर पुकार कर लौटा लिया। सावित्री उपस्थित नहीं थी, परंतु बिहारी उसे प्यार करता है, इसीलिए उसे ही चोट पहुंचाकर शायद सतीश को कुछ राहत मिल रही थी। उसके आगे आते ही सतीश ने पूछा, उसके बाद तुम लोगों में क्या परामर्श हुआ? बिहारी अपने को और रोके न रख सका, भरे कंठ से बोला, बाबू, मेरे जैसे आदमी के साथ सावित्री क्या परामर्श करेगी? आपके चरणों में मैंने अपराध किए हों तो सिर झुका देता हूं, जो इच्छा हो दंड दीजिए, लेकिन बूढ़े मनुष्य को इस प्रकार सताइए मत। ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। सतीश के नेत्र भी एकाएक मानो गीले हो उठे। अच्छा तू जा, कहकर उसको विदा करके फिर एक बार लेट रहा और नेत्र बंद करके तंबाकू पीने लगा। जलन से भरकर उसने कितने भी अपशब्द सावित्री के प्रति क्यों न निकाले हों, किंतु उसके उस रोग पीड़ित चेहरे की स्मृति भीतर ही भीतर उसको बहुत व्यथित कर रही थी। बिहारी की बातों में यद्यपि कुछ स्पष्ट नहीं हुआ था, फिर भी इतना अनुमान तो लग ही रहा था कि सचमुच ही वो और कहीं चली गई है। कहाँ चली गई है? 2 वर्ष पहले सतीश के नवनाट्य समाज में विल्व मंगल का अभिनय हुआ था। हठात उसे वही बात स्मरण हो आई। उसको क्यों नहीं भूल पाता? ये कैसा आश्चर्य है, जो सावित्री दुष्ट ग्रह की भांति उसको लगातार केवल पीड़ा पहुंचा रही है, जो अभी केवल कुछ ही घंटे पहले अपने मुंह से स्वीकार कर गई है कि वो उसकी कोई नहीं है, उन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है, जिसके विरुद्ध आज उसकी घृणा का अंत नहीं है, तो भी उसी के लिए क्यों संपूर्ण मन में हाहाकार उठ रहा है। ये कैसी विचित्र बात है। ऐसा भीषण विद्वेष और इतना बड़ा आकर्षण एक ही साथ किस तरह उसके हृदय के अंदर स्थान पा रहे हैं। हाय रे, वो यदि एक बार भी देख पाता कि उसका एकांत में रहने वाला हृदय उसके नेत्र कानों को बंद करके अभी उसी एक विश्वास पर अटल होकर अड़ा है कि सावित्री केवल मेरी है, मुझसे बढ़कर उसके लिए संसार में और कोई नहीं है। यहाँ तक कि सावित्री के विरुद्ध उसके अपने मुंह की बातें भी उसे तिल भर इस विश्वास से विचलित न कर पाई हैं। तो उस दशा में संभवतः सतीश इस परम आश्चर्य का अर्थ समझ सकता। 2 घंटे बाद सतीश ने पाथुरिया घाटा जाने के लिए बाहर निकलकर मन ही मन कहा, ओह कैसी मूर्खता है। जाने दो, मैं भी बच गया, मेरे सिर से भूत उतर गया। तभी मार्ग में चलते चलते उसके मन में शंका होने लगी, लेकिन उपेन भैया को मैं आज कैसे मुंह दिखाऊंगा? आग में हाथ डालने से क्या होता है, जैसे इसको वो निश्चित रूप से जानता था, ठीक वैसे ही अपने बाल्यकाल के स्नेही उपेन भैया को भी पहचानता था। उनके सामने इन सब अपराधों की क्षमा नहीं है। आजन्म स्नेह के बदले भी उपेन भैया से तनिक भी आश्रय पाने की आशा नहीं है। इस बात को उससे अधिक और कोई नहीं जानता था। किरणमयी के मकान का मुख्य दरवाजा खुला था। उसी स्थान पर सतीश चुपचाप खड़ा हो गया और अंदर प्रवेश करने के पहले सभी बातों पर एक बार अच्छी तरह विचार करने लगा। उसके ध्यान में आया कि केवल उपेन भैया ही उसके मित्र, गुरु और आदर्श हैं। उनसे बढ़कर उसका अपना और कोई नहीं है। उन्हीं उपेन भैया के पास जाकर सर उठाकर खड़े होने का अब कोई उपाय नहीं रह गया। अपनी कल्पना में वो स्पष्ट देखने लगा। आज भेंट होने के साथ ही उनकी अत्यंत कठोर क्रुद्ध आंखों की दृष्टि, उनके बंधुत्व,
स्नेह, प्रेम सभी को बिल्कुल ही जला डालेगी, तनिक भी क्षमा न करेगी। क्या यही सब होना है? इस मकान का द्वार भी उसके लिए सदा के लिए बंद हो जाएगा। फिर यहाँ वो कौन सा मुंह लेकर प्रवेश करेगा? लेकिन इतनी हानि, इतनी लांछना जिसके कारण हुई, इतना बड़ा सत्यानाश जो करके गई, वो उसकी कौन थी जो स्वयं पकड़ में नहीं आई लेकिन मुझे बांध गई? उसने स्वयं तो दुख भोग नहीं किया, लेकिन मुझे दुख के सागर में डुबा गई। जिस बात को सत्य कहकर मैं स्वीकार नहीं कर सकता, उसे झूठ कहकर उड़ा देना क्या संभव है? एक लंबी सांस छोड़कर सतीश ने मन ही मन कहा, सावित्री, तुमने दुख दिया है, इसके लिए अब दुख नहीं है, लेकिन सच और झूठ को एक साथ मिलाकर ये कैसी विडंबना में तुम मुझको बांध कर रख गई हो। दासी ने एकाएक आकर कहा, आपको बहू जी बुला रही हैं। सतीश ने चौंक कर प्रश्न किया, उपेंद्र भैया आ गए क्या? हाँ, कल बड़ी रात को आए हैं। उनका छोटा भाई, छोटी बहू जी? दासी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं तो, वो तो अकेले ही आए हैं। आने के बाद से ही हमारे बाबू के पास बैठे हैं। बाबू कैसे हैं? दासी ने लंबी सांस लेकर कहा, कैसे कहूं, समाप्त होने में देर नहीं है। सतीश ने एक क्षण चुप रहकर प्रश्न किया, भाभी कहाँ हैं? वो अभी स्नान कर रसोई घर में गई हैं। सतीश ने और कोई प्रश्न नहीं किया, धीरे धीरे दबे पांव सीधे रसोई घर में चला गया। किरणमयी संभवतः प्रतीक्षा ही कर रही थी। सतीश के द्वार के निकट आते ही उसने उत्सुकता से पूछा, मकान में प्रवेश न करके बाहर खड़े रहे, ये क्या बबुआ जी, आंखें धंस गई हैं, चेहरा इतना उदास है, रात को क्या नींद नहीं आई? उसका प्रश्न कानों में प्रवेश करते ही सतीश का क्रोध आग की तरह लाल होकर फिर उसी क्षण बुझकर राख बन गया। हाँ भाभी, सारी रात जागकर उसके साथ आमोद प्रमोद करता रहा, सुनकर संतुष्ट हो गई ना? फिर यहां मैं ना आऊं, यही ना? किंतु उस छोटे मनुष्य उपेन बाबू से कहना, मुझसे पूछते तो मैं सच्ची बात ही बता देता। संसार में उसके सिवा और भी मनुष्य हैं जो सत्य बोल सकते हैं। इसके सिवा मेरा ऐसा कोई संबंध भी नहीं है कि डरकर मुझे असत्य बोलना पड़ता। कह देना उससे, समझ गई ना भाभी? बस इतना ही कहकर वो वापस घूम पड़ा। अचानक सतीश का ये मनोभाव देखकर, ऐसा कंठ स्वर सुनकर किरणमयी किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। उसने घबराकर बाहर आकर पुकारा, जाओ मत बबुआ जी, सुनो तो। सतीश चिल्लाकर बोला, क्या होगा सुनकर? सच कहता हूं भाभी, वो इतना नीच मनुष्य है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। जहां वो रहता है वहां मैं नहीं रह सकता। आज मैं समझ रहा हूं क्यों बाबूजी ने उस दिन चिट्ठी लिखी थी। लेकिन उस नीच से जाकर कह देना, मैं उसकी परवाह नहीं करता। किरणमयी ने व्याकुल होकर पूछा, किससे? क्या कह रहे हैं बबुआ जी? ठीक कह रहा हूं भाभी, ठीक कह रहा हूं बिल्कुल। उससे कह देने से वो समझ जाएगा। लेकिन आज तुमसे भी कह जाता हूं, बिना अपराध के ही अपने घर का द्वार मेरे मुंह के सामने तुमने बंद कर दिया है। लेकिन एक दिन समझोगी, सतीश कितना ही बुरा क्यों ना हो, उस पर विश्वास करके किसी ने कभी धोखा नहीं खाया है। और एक बात उससे कह देना, उसकी जितनी इच्छा हो, जहां तक हो सके सर्वनाश का प्रयत्न करे, लेकिन मैं भी उसको अब अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, वो भी मुझको। एकाएक सतीश दरवाजे की ओर देखकर रुक गया और दूसरे ही क्षण मुंह फेरकर आंधी की तरह शीघ्रता से चला गया। उसकी दृष्टि का अनुसरण करती किरणमयी की दृष्टि भी पत्थर की मूर्ति की भांति स्तब्ध खड़े उपेंद्र के मुंह पर जा पड़ी। वो चिल्लाहट सुनकर रोगी की शैया के पास से उठकर चले आए थे और कमरे का द्वार थोड़ा सा खोलकर खड़े सुन रहे थे। किरणमयी ने सोचा कि बात क्या है, उपेंद्र इसे जान लेना चाहेंगे। लेकिन वो कुछ भी न पूछकर चुपचाप किवाड़ बंद करके अंदर चले गए। किरणमयी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये कैसी घटना घट गई? सतीश अपने उपेन भैया का उनके मुंह पर ही कैसा अपमान कर गया? लेकिन क्यों? वो रसोई घर में वापस जाकर हाथ के कामों को मानो स्वप्नाविष्ट की तरह करने लगी। लेकिन मन में एक गंभीर क्षुब्ध आश्चर्य सहस्रों रूप धारण कर निरंतर चक्कर लगाने लगा।
उसके मन में ही जो बहुत बड़ी विपत्ति शीघ्र ही आने वाली थी, क्षण भर के लिए वो उसे भी भूल गई। सोचने लगी, कल संध्या के बाद सतीश अपने डेरे पर वापस चला गया था। उसके बाद इस एक ही रात में ऐसी क्या घटना घटी जिससे वो ऐसा उन्मत्त आचरण करके चला गया। फिर भी उपेंद्र ने एक बात भी जान लेने की इच्छा प्रकट नहीं की। उसको ऐसा मालूम हुआ था जिसे क्षण भर के लिए उपेंद्र के सूखे कठोर मुख पर असहनीय आश्चर्य फूट उठा हो, लेकिन वो सच था या केवल उसके मन की कल्पना, इसका भी वो निश्चय न कर सकी। उपेंद्र वापस चले गए और रोगी के बिछौने के एक छोर पर अपने पहले के स्थान पर जा बैठे। वो स्वभावतः ही शांत प्रकृति के थे। एकाएक किसी के पक्ष में या विपक्ष में मतामत प्रकट नहीं करते थे, लेकिन वो सहज निर्मल विचार शक्ति उनमें उस दिन किसी तरह न रह सकी। जब सुरबाला आदि को ज्योतिष के घर पहुंचाकर बड़ी रात को अकेले हारान के घर आए थे, उस समय हारान का श्वास कष्ट भयंकर रूप से बढ़ गया था। भीतर होश था या नहीं, ये भी अनुमान करना कठिन था। चारों ओर देखकर उनकी अवस्था बड़ी भीषण मालूम होती थी, फिर भी कहीं मानो जरा भी व्याकुलता नहीं थी। इसके पहले उन्होंने जो 2-4 मृत्यु शैयाएं देखी थीं, उनमें और इसमें कितना अधिक अंतर था। रोगी के सिरहाने उसी तरह एक तेल का दीपक अत्यंत धीमे जल रहा था। माँ कमरे के कोने में चटाई बिछाकर सो रही थीं। केवल किरणमयी जागती हुई बैठी थी, लेकिन उसके भी आचरण में घबराहट का कोई लक्षण प्रतीत नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लगा मानो वो परम उदासीनता से पति की मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठी हो। माँ का भी कैसा निर्लिप्त भाव है, अपनी बीमारी से व्याकुल है। कल रात को उपेंद्र ने जो कुछ देखा था, उससे उन्हें स्पष्ट जान पड़ा था कि केवल मृत्यु का भय ही इन दोनों स्त्रियों के भीतर नहीं है। वस्तुतः हारान का जीवित रहना मानो बांध की तरह बन गया, जो इस छोटे से परिवार के सुख दुख के प्रवाह को रोककर कूड़ा करकट एकत्र कर इन्हें पीड़ित कर रहा है। जिस प्रकार भी हो, इस अवरोध से मुक्ति पा लेने से ही ये लोग मानो भारी संकट से बच जाएंगी। उपेंद्र अभी तक किरणमयी को पहचान नहीं सके थे। ये सुअवसर उनको प्राप्त ही नहीं हुआ था, लेकिन सतीश ने पहचान लिया था। इसीलिए पहले पहल जिस दिन हारान के बुलाने से इन लोगों ने इस घर में प्रवेश किया था, किरणमयी का उस रात का आचरण वो भूल ही गया था। उससे भी अधिक अपनी कठोरता का सहस्र अपराध स्वीकार करके उसने किरणमयी से क्षमा पाकर उसके भाई का स्थान भी ले लिया था। लेकिन उपेंद्र को ऐसा सुअवसर नहीं मिला। इसीलिए कल रात्रि को कमरे में घुसकर एक ही क्षण में उनका अप्रसन्न चित्त माँ के विरुद्ध विमुखता और स्त्री के प्रति घृणा से परिपूर्ण हो गया था। इसीलिए सवेरे किरणमयी जब चाय दे गई तो उन्होंने उसे स्पर्श तक नहीं किया था। सतीश के आने जाने का पता अघोरमयी को नहीं चला। उस समय वो नीचे अपने कमरे में काम में लगी हुई थी। अब जब वो कमरे में घुसकर लड़के को देखकर रोने लगी तो किसी ने उनको सांत्वना नहीं दी, मना भी नहीं किया। एकाएक उनकी चाय की कटोरी पर नजर पड़ी तो रोने के सुर में उन्होंने प्रश्न किया, क्यों बेटा, चाय नहीं पी? उपेंद्र संक्षेप में बोले, नहीं। अघोरमयी अत्यंत व्यग्र हो उठी, नहीं नहीं, ये नहीं होगा बेटा, सारी रात जागते रहे हो, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तो फिर मैं भी नहीं बचूंगी उपेंद्र। उपेंद्र बोले कुछ भी नहीं, केवल अघोरमयी के मुंह पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डालकर दूसरी ओर ताकने लगे। इसका अर्थ समझने की शक्ति अघोरमयी में नहीं थी। वो बार बार जिद करने लगी, किंतु किरणमयी उस दृष्टि का अर्थ समझ गई। इस कमरे में इस मृत प्राय संतान के निकट बैठकर दूसरे के लड़के के लिए जननी की ये व्याकुलता कितनी असंगत और अशोभनीय जान पड़ी। ये उनकी तीक्ष्ण बुद्धि से छिपी नहीं रही। लेकिन ये जो कुछ भी हो, उपेंद्र भी किस लिए इस एक तुच्छ अनुरोध के विरुद्ध इस तरह दृढ़ प्रतिज्ञा करके कड़े बने बैठे रहे, इसका कोई कारण किरणमयी न समझ सकी। उनका ये व्यवहार भी किरणमयी को कम अशोभनीय नहीं जान पड़ा। दोनों ओर की ये जिद डॉक्टर के आ जाने से स्थगित हो गई। अंग्रेज डॉक्टर 2-3 मिनट तक परीक्षा कर चुकने पर अपना अंतिम उत्तर देकर चला गया, लेकिन ये भरोसा भी दे गया कि अगली शेष रात्रि के पहले मृत्यु की संभावना नहीं है। उस समय 10 बजे थे।
किरणमयी ने तनिक निकट आकर मृदु स्वर से कहा, आपको एक बार वहां जाकर उन लोगों से भेंट कराना तो आवश्यक है। उपेंद्र ने किसी ओर न देखकर कहा, वैसी आवश्यकता नहीं है, वो लोग सब बातें जानते हैं। तो भी एक बार हो आइए, अभी तो कोई भय नहीं है, तब तक स्नान करके जरा विश्राम करके लौट के आ सकते हैं। उपेंद्र चुप रहे। किरणमयी मृदु परंतु दृढ़ स्वर से बोली, जरा सोचकर देखिए, स्नान भोजन न करके उपवास करते हुए आमने सामने बैठे रहने से तो अब कोई फल नहीं है। गाड़ी का सफर करके आए हैं, कल सारी रात यहाँ बैठे रहे हैं, उसके बाद आज भी बैठे हैं। दिन रात बराबर इस तरह बैठे रहने से आप स्वयं बीमार पड़ सकते हैं। सतीश बबुआ भी नहीं है। इस समय आप सचमुच ही बहुत थके जान पड़ते हैं। अभी मैं बैठी हुई हूँ, तब तक आप घूम कर आइए। बात मानिए, उठिए। किरणमयी के आग्रह पर उपेंद्र ने एकाएक मुंह ऊपर उठाकर देखा। देखते ही दृष्टि झुका ली। इस प्रकार इतनी बातें किरणमयी ने पहले कभी उनके सामने नहीं कही थीं। इस कंठ स्वर में शुभाकांक्षा की अधिकता नहीं थी, फिर भी एक दृढ़ता थी, एक कोमलता भी थी। उपेंद्र के कानों को किरणमयी का ये स्नेह भरा प्रथम अनुरोध बहुत ही सुंदर जान पड़ा। बहुत दिन पहले एक रात जो तीव्र कंठ और जो कठिन भाषा वो इसी के मुख से सुन चुके थे, उसमें और इसमें आश्चर्यजनक अंतर जान पड़ा। उपेंद्र ने किसी ओर न देखकर प्रश्न किया, आप लोगों का दिन आज कैसे बीतेगा? ये बात क्यों पूछ रहे हैं? हम लोगों पर आज जो दुख आने वाला है उसमें तो कोई भाग नहीं ले सकेगा। लेकिन आप देर न कीजिए, इसी वक्त उठिए। सच्ची बात कहने का ये कितना अद्भुत शांतिपूर्ण ढंग था। क्षण भर के लिए उपेंद्र ने सब कुछ भूलकर अपनी आश्चर्य भरी दोनों आंखों की परिपूर्ण दृष्टि किरणमयी के मुंह पर लगा दी। पहले ही उनकी दृष्टि में उसकी मांग में सिंदूर की चमकती हुई रेखा पड़ गई, जो नारी सौभाग्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रबल उच्छ्वास से उपेंद्र का सारा शरीर एक बार कांप उठा। किरणमयी ने उसे देख लिया, लेकिन उसका आभास मात्र भी उसके मुख पर प्रकट नहीं हुआ। आप उठिए, मैं जरा उनको दूध पिला दूं। उपेंद्र उठकर बैठ गए। दवा? किरणमयी व्यथित स्वर में बाधा देकर बोली, नहीं नहीं, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत सी दवाइयां बरबस मैंने पिलाई हैं, अब और नहीं पिलाना चाहती। उपेंद्र ने प्रतिवाद नहीं किया। दवा की आवश्यकता अब नहीं है, इसे वो स्वयं भी जानते थे। पति को दूध पिलाकर उसने ज्यों ही पुनः अनुरोध किया, त्यों ही उपेंद्र उठ खड़े हुए और अति शीघ्र स्नान भोजन करके लौट आऊंगा कहकर दरवाजे की ओर बढ़ गए। उसी समय किरण ने मृदु स्वर से प्रश्न किया, आते समय सतीश बबुआ के घर होते आएंगे क्या? उपेंद्र घूम कर खड़े हो गए। क्यों? मेरे पास तो कोई आदमी है नहीं जो उनके डेरे पर एक बार भेज सकूं, इसीलिए कह रही थी कि आप यदि एक बार। उपेंद्र को एक बार ऐसा लगा जैसे इस बुला लाने के प्रस्ताव से खासकर उन्हें ही ठोकर लगाई गई हो, इसीलिए तीखे स्वर में वो पूछ बैठे, उससे आपको कुछ विशेष आवश्यकता है? ये कंठ स्वर और उसका तात्पर्य किरणमयी से छिपा नहीं रहा, इसीलिए अपने कंठ स्वर से उसने उसे और बढ़ावा नहीं दिया, केवल इतना कहा, इस दुर्दिन में तो मुझे सभी की आवश्यकता है उपेंद्र बाबू। उसके अतिरिक्त किस कारण वो आप पर इतना क्रोध करके चले गए, ये भी नहीं समझ पा रही। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि एक बार उनको बुला लाने का प्रयत्न करना क्या अच्छा नहीं होगा? उपेंद्र ने मन ही मन और चिढ़कर कहा, आप उनके लिए उद्विग्न मत होइए, वो मेरा मित्र है। अपना भला बुरा हम लोग आपस में ही सुलझ सकते हैं। फिर भी आपको यदि विशेष कार्य हो तो उसके पास आदमी भेज सकता हूँ, स्वयं मेरे पास जाने का समय नहीं है। किरणमयी ने उसी प्रकार मृदु स्वर में कहा, यही अच्छा है, आदमी ही भेज दीजिएगा, उनका आना आवश्यक है। मित्र के साथ मित्र का मेल समझौता चाहे जब हो, मुझे दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहन हूँ। अपनी बड़ी विपत्ति के दिनों में अपने को दंड देने का अवसर आप लोगों को नहीं दूंगी। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता ही क्या है, मैं खबर भेज दूंगा, कहकर उपेंद्र बाहर चले गए। यद्यपि उन्होंने मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भाई बहन के इस नए रिश्ते को कहाँ किस रूप में स्थापित होना होगा, इसकी कोई जिम्मेदारी उन पर नहीं है,
फिर भी जिस आत्मीयता की धारा एक दिन किरणमयी और उसके बीच से प्रवाहित हो रही थी, वो आज उन्हें अतिक्रमित कर प्रवाहित होने लगी है। ये समाचार से उन्हें चोट अवश्य लगी। किरणमयी ने मृदुता से, परंतु पूरी दृढ़ता से एक ही वाक्य में उनके आगे स्पष्ट कर दिया था कि मित्र के प्रति वो जो मन में आए कर सकता है, पर भाई बहन के निकटतम संबंध में किरणमयी किसी मित्र को भी हस्तक्षेप नहीं करने देगी। उस छोटी सी गली को शीघ्रता से पार कर उपेंद्र मुख्य सड़क पर पहुंचे और एक गाड़ी किराए पर ठीक करके उस पर सवार हो गए। अंधकार भरी उस शीतल मृत्युपुरी से बाहर आकर शहर के इस प्रखर सूर्यालोक दीप्त जीवंत कर्म चंचल राजपथ पर खड़े होने पर भी उन्होंने आराम नहीं अनुभव किया। भीतर ही भीतर वो न जाने कैसी जलन अनुभव करने लगे। आवश्यकता पड़ने पर किरणमयी किस प्रकार उग्र भाव से कठोर हो सकती है, इसे उन्होंने पहले दिन ही देख लिया था, लेकिन उसका शांतिपूर्ण विरोध भी उससे कम कठोर नहीं है। इसे भी उन्होंने आज की इन थोड़ी सी बातों से ही स्पष्ट अनुभव कर लिया। सतीश के साथ उसका एक विवाद उपस्थित हो गया है। किरणमयी को इसका पता चल गया है। ये बात भी उनकी समझ में आ गई। लेकिन झगड़े का कारण चाहे जो भी हो, दोष गुण का विचार ये स्वयं ही करेगी और उसमें किसी दूसरे के मत को प्रश्न न देगी। ये बात भी घूम फिरकर उनके मन में आने जाने लगी। स्त्रियों के संबंध में उपेंद्र को अपना मत परिवर्तित करने का समय आ गया। आज उनको मन ही मन स्वीकार करना पड़ा कि स्त्रियों के विषय में उनकी जो भी धारणा थी उसमें बहुत बड़ी भूल थी। ऐसी नारी भी हैं जिसके सामने पुरुष का आकाश भेदी मस्तक आप ही आप झुक पड़ता है। कोई शक्ति काम नहीं करती, बरबस सिर झुका देना पड़ता है। ऐसी ही नारी है किरणमयी। उस रात्रि को जब प्रथम परिचय हुआ था, इसी के संबंध में उपेंद्र ने सतीश के सामने मुंह से दूसरी तरह की बातें कही थीं, पर हृदय में सकरुण अवज्ञा के साथ सोचा था कि वो उसी प्रकार की उग्र स्वभाव की स्त्री है जो अत्यंत साधारण कारण से ही होश हवास खोकर विक्षिप्त की भांति विष खाकर या गले में फांसी लगाकर भयंकर कांड कर बैठती है। परंतु आज उन्होंने देख लिया और समझ भी लिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अत्यंत संकट के बीच भी बुद्धि ठीक रखना जानती है और जरा भी उग्र न होकर सरलता से अपनी इच्छा मनवा सकती है। इस घर में सतीश का आना जाना उचित अनुचित जो भी हो, परंतु जब किरणमयी ने उसे बुलाया है तो उन्हें उसकी खबर देनी ही पड़ेगी। राह में जाते जाते वो इस विषय में जितना मंथन करने लगे, उनका मन उतना ही दुख से भर उठा। सतीश को वो बहुत अधिक स्नेह करते थे, इसीलिए उसके ऊपर आज क्रोध की मानो कोई सीमा नहीं थी। उसने जो अपराध किया है उसका विचार तो फिर कभी भी होता रहेगा, लेकिन आज जो सतीश खुले आम उनके मुंह के सामने उनके सदा के अधिकृत अग्रज के आसन को निसंकोच दर्प के साथ पैरों तले रौंद गया था, सब दुखों से बढ़कर यही दुख उपेंद्र के कलेजे को बेध गया था। कुछ दिन पहले उपेंद्र को एक गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सतीश के विषय में बहुत सी बातें लिखी गई थीं। ये पत्र दरअसल राखाल ने लिखा था। जब दोनों के संबंध अच्छे हुआ करते थे तब राखाल ने सतीश के मुंह से ही उसके इस परम मित्र की बहुत सी असाधारण कहानियां सुनी थीं। उपेंद्र भैया की असाधारण विद्या बुद्धि और उनके शुभ्र निष्कलंक चरित्र की ख्याति क्या थी, ये जब तब सतीश बखान करता रहता था। सतीश को बड़ा गर्व था अपने उपेंद्र भैया पर। धूर्त राखाल इस बात को भली प्रकार समझ गया था कि सतीश के उपेंद्र भैया के इसी असीम स्नेह पर चोट पहुंचाने के समान भयंकर आघात उसके लिए और कोई नहीं हो सकता। यद्यपि उस समय इस पत्र ने कुछ भी कार्य नहीं किया था। उपेंद्र ने पत्र पढ़कर फेंक दिया था और पत्र लेखक को लक्ष्य करके मुस्कुराते हुए कहा था, तुम चाहे जो भी हो और सतीश की चाहे जितनी ही गुप्त बातों की जानकारी तुमको क्यों न हो गई हो, तो भी मैं उसको तुमसे अधिक जानता हूँ। उसके 2 दिनों के बाद पिता के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने हंसकर बताया था, सतीश अच्छी तरह ही है, किंतु जान पड़ता है कि किसी से झगड़ा करके पुराना डेरा छोड़कर अन्यंत्र चला गया है। उसी मनुष्य ने एक गुमनाम पत्र लिखकर उसके संबंध में तमाम अनाप शनाप बातें लिख भेजी हैं। बूढ़े ने उद्विग्न होकर पूछा था, कैसी अनाप शनाप बातें उपेंद्र?
उपेंद्र ने उत्तर दिया था। उन सब झूठी कहानियों को सुनकर आपको समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो स्वयं ही उसे पाला पोसा है। मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कि जिससे किसी आदमी का सिर झुक जाए। आप निश्चिंत रहिए। उनके उस विश्वास पर वज्रपात हो गया सावित्री को अपनी ही आंखों से देखकर। सतीश के निर्जन कमरे में श्रृंगार करने में निमग्न अकेली रमणी, उसमें कैसी सुगंभीर लज्जा थी। और लज्जा से भी बढ़कर था वो त्रास जो उन दोनों बड़ी बड़ी आंखों की व्यथित व्याकुल दृष्टि में फूट उठा था। इसमें भूल करने की गुंजाइश ही नहीं थी। एक क्षण में ही उपेंद्र के मन में उस भूली बिसरी राखाल की चिट्ठी का अक्षर अक्षर मानो आग के अक्षरों की भांति जल उठा था। प्रश्न करने या संदेह करने की और कुछ भी आवश्यकता ही नहीं थी। उस चिट्ठी को विश्वास योग्य बना देने की चेष्टा में राखाल ने कुछ भी कमी नहीं की थी। उसमें सावित्री का नाम तो था ही, तरह तरह के विवरणों के बीच उसकी भौहों के ऊपर एक छोटे तिल के होने की बात का भी जिक्र करने में उसने गलती नहीं की थी। वो चिन्ह इतना ही सुस्पष्ट था कि क्षण भर के दृष्टिपात से ही उपेंद्र ने उसे देख लिया था। सतीश को बुला देने का अप्रिय कार्य मार्ग में ही खत्म करते चलें या नहीं, इसका निश्चय करते करते ही भाड़े की गाड़ी ज्योतिष साहब के घर के सामने पहुंच गई और फाटक में प्रवेश करते ही उनकी उत्सुक दृष्टि को किसी ने मानो जकड़कर 2 मंजिले की ओर खींच लिया। उपेंद्र ने गर्दन उचकाकर देखा। जिसकी निस्संदेह आशा की थी ठीक वही मौजूद थी। खुली बड़ी खिड़की पर एक स्थिर प्रतिमा इस रास्ते पर मानो ऊपर से ही समूचा प्राण मन उड़ेल कर खड़ी थी। इतनी दूर से अच्छी तरह देख लेना संभव नहीं था, तो भी उनके मानस नेत्रों से खिड़की पर खड़ी होने वाली के होठों की कपकपी से लेकर आंखों की पलकों के ऊपर की जल रेखा तक भी छिपी नहीं रही। उनकी इतनी देर की चिंता, हृदय की ज्वाला, अभिमान और अपमान के घात प्रतिघात की वेदना सब मिट गई। केवल यही एक बात मन में जाग उठी कि सुरबाला की सारी रात और समूचा प्रातःकाल न मालूम किस तरह बीता होगा, जो ऐसी है कि शक्ति रहने की हालत में शायद उनको घर से बाहर निकलने भी नहीं देती। उसने इस अपरिचित शहर में इस गंभीर रात्रि के समय में अपने बीमार पति को अकेले घर से बाहर जाने देकर इतना समय कैसे बिताया होगा। इसे सोचकर एक तरह उनको हंसी आ गई, दूसरी तरफ उसकी ही तरह आंखों के कोनों में जल भी आ गया। सरोजनी शायद खबर मिलने पर ठीक उसी समय अंदर से दौड़ती हुई बाहर के बरामदे में आ पहुंची थी। उपेंद्र को देखते ही उसके मुंह पर और उसके नेत्रों पर हंसी की छटा भर गई। उनके गाड़ी से उतरते न उतरते ही वो बोल उठी, बाहर अब एक पल भी नहीं, एकदम ऊपर चलिए। उपेंद्र यथासंभव गंभीर मुंह से इसका कारण पूछते समय स्वयं भी हंस पड़े। तब सरोजनी ने हंसकर कहा, अच्छी स्त्री को कल रात को आपने मेरे जिम्मे कर दिया। न तो खुद सो सकी और न ही मुझे सोने दिया। सारी रात गाड़ी की आवाज़ सुनती रही और खिड़की खोलकर देखती रही। अरे ये क्या, पत्र लिखने क्यों बैठ गए? नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा। पहले एक बार उन्हें दर्शन दे दीजिए, उसके बाद जो इच्छा हो कीजिए, अभी नहीं। बाहर के बरामदे में एक छोटी सी मेज पर लिखने की सामग्री तैयार थी। उपेंद्र ने एक कागज़ खींचकर कहा, पत्र लिख लूँ, उसके बाद जो कहिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके पहले नहीं। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। इच्छा हो तो तब तक उसे जाकर खबर दे सकती हैं। सरोजनी ने उसी तरह हंसते हुए चेहरे से कहा, उन्हें खबर देने की आवश्यकता मुझे नहीं है, उन्होंने ही मुझे खबर देने के लिए बाहर भेजा है। अच्छा, मैं 5 मिनट खड़ी रहती हूँ, आपको साथ लेकर ही चलूँगी। उपेंद्र फिर उत्तर न देकर पत्र लिखने लगे। लिखते लिखते उनके चेहरे पर व्यथा और विरक्ति के जो सुस्पष्ट चिन्ह उमड़े पड़ रहे थे। निकट ही खड़ी सरोजनी उनका स्पष्ट निरीक्षण कर रही थी। इस बात को वो जान भी न सके। पत्र समाप्त करके उसको लिफाफे में भरकर पता लिखकर उपेंद्र ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। संयोगवश तभी कोचवान ने आकर सरोजनी को लक्ष्य करके कहा, गाड़ी तैयार है। आप क्या कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, अपना छोटा पियानो मरम्मत करने को दे आई थी, उसे एक बार देखाऊं? उपेंद्र ने खुश होकर कहा,
पता लिखा हुआ है। थोड़ा कष्ट उठाकर ये पत्र साइस के हाथ उस घर में भिजवा दीजिएगा। ये कहकर उपेंद्र ने सरोजनी के फैले हुए हाथ पर पत्र रख दिया। सरोजनी कुछ देर तक उसके सिरे नामे की तरफ देखती रही। नाम और पते की 2 लाइनों को पढ़ने में अधिक समय नहीं लगा। उसके बाद उसने मुंह ऊपर उठाकर कहा, सतीश बाबू इस बार हम लोगों के घर पर क्यों नहीं आए? हम लोगों के साथ नहीं आया वो तो बराबर यहीं रहता है। ये समाचार सुनकर सरोजनी चौंक पड़ी। उपेंद्र के मन की अवस्था ये सब देखने योग्य नहीं थी। अगर रहती तो वो चकित रह जाते। सरोजनी ने अपनी लज्जा को दबाकर सहज भाव से बोलने की चेष्टा की। वो तो कभी इस ओर कदम ही नहीं रखते, जबकि इतने दिनों से इतने पास ही रह रहे हैं। उपेंद्र अन्य मनस्क होकर कोई दूसरी ही बात सोच रहे थे। मालूम पड़ता है आप लोगों की बातें उसे याद नहीं है। ये बात कहने में जितनी सहज थी, उतनी ही कठोर होकर सुनने वाली के कानों में जा लगी। उपेंद्र ने कहा, एक बात बताइए, दिवाकर कहाँ है? वो तो भैया के साथ हाई कोर्ट घूमने चले गए हैं। चलिए आपको साथ लेकर पहले अंदर पहुंचाऊं। कहकर सरोजनी उपेंद्र के साथ घर में चली गई। 20 मिनट बाद वो लौटकर गाड़ी में सवार हुई और उसके आदेशानुसार गाड़ी सतीश के डेरे की ओर बढ़ चली। तब अचानक अंदर बैठी हुई सरोजनी का हृदय कांपने लगा। गाड़ी जितनी ही आगे बढ़ रही थी, उतना ही उसके हृदय का कंपन बढ़ता जा रहा था। मानो वो किसी ऐसे महत्वपूर्ण काम का भार लेकर जा रही हो, जिसकी सिद्धि पर उसके अपने ही भविष्य का भला बुरा सब कुछ निर्भर हो। थोड़ी ही देर में गाड़ी सतीश के डेरे के सामने जाकर ठहर गई और साइस पत्र हाथ में लिए उतरा। सरोजनी गाड़ी के एक कोने में सटकर सिकुड़ कर बैठी रही। उसके उत्सुक सतर्क कानों ने दरवाजे पर साइस का दस्तक देना सुना। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने का शब्द और साइस के अंदर जाने की आवाज़ भी उसने सुनी। उसके बाद प्रतिक्षण किसी सुपरिचित गंभीर कंठस्वर के कानों में पहुंचने की आशंका और आकांक्षा से वो स्तब्ध रोमांचित होकर बैठी रही। उसे पूरा विश्वास था कि साइस के मुंह से गाड़ी के अंदर जो बैठी हुई है, उसका परिचय पाकर सतीश स्वयं ही आ जाएगा। उसको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि जो व्यक्ति इतने दिनों से इतना निकट रहकर भी इस तरह भूल कर रह सकता है, उसको ये समाचार तनिक भी विचलित नहीं कर सकता। फिर साइस का कंठ स्वर पुनः दरवाजे के पास सुनाई पड़ा। दरवाज़ा पुनः बंद भी हो गया और क्षण भर बाद ही साइस पत्र हाथ में लिए अकेले वापस लौट आया। उसने कहा, बाबू घर में नहीं है। घर में नहीं है? पल भर के लिए जैसे सरोजनी स्वस्थ होकर बच गई। फिर चेहरा उठाकर उसने पूछा, पत्र लौटा कर क्यों ले आया? जा रखा। साइस ने कहा, बाबू कलकत्ता में ही नहीं है। दिन के 10 बजे की गाड़ी से घर चले गए। ये बात सुनकर न मालूम क्यों सरोजनी के मन में ये घर अपनी ही आंखों से देख लेने की अदम्य इच्छा जागृत हो गई। इस इच्छा का ठीक कारण वो स्वयं भी न समझ सकी, पर दूसरे ही क्षण वो गाड़ी से उतर आई, फिर किवाड़ खोलकर अंदर चली गई। हिंदुस्तानी रसोइया चीज़ों के पहरे पर तैनात था। उसकी सहायता से उसने सभी कमरों में घूम फिर कर देखा। नीचे उतरने के रास्ते में रस्सी की अरगनी पर लटकती हुई एक अधमैली चौड़ी पाट की साड़ी पर भी सरोजनी की निगाह पड़ गई। कौतूहलवश उसके प्रश्न करने पर ब्राह्मण ने अपनी बोली में बताया, ये माजी का कपड़ा है। तीसरे पहर स्नान कर सावित्री ने जो अपनी पहनी हुई भीगी साड़ी सूखने के लिए डाल दी थी, वो उस समय तक टंगी हुई थी। आश्चर्य में पड़कर और पूछताछ करने पर माई जी के बारे में सरोजनी को जो बातें मालूम हुई, उनसे वो और भी आश्चर्य में पड़ गई। जो सब घटनाएं सहज भाव से घटित नहीं होती और जिनके अंदर पाप रहता है, उन्हें छानबीन करने पर सही से न समझ पाने पर भी सभी लोग अपनी बुद्धि के अनुसार उनका अर्थ लगा लेते हैं। इस हिंदुस्तानी ने सब पत्नीक उपेंद्र के आने और अचानक उसी क्षण वापस चले जाने से लेकर आज सवेरे मालिक के अचानक प्रस्थान कर देने के बीच माई जी से उनका जो संपर्क रहा, उसका अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ लगा लिया था। विशेष रूप से सतीश का उन्मत्त आचरण किसी भी आदमी की दृष्टि से छिपा रहना संभव ही नहीं था। इसीलिए उसने सावित्री की बीमारी आदि की बहुत सी बातें कह डाली और उसकी देखभाल करने के लिए ही उसके मालिक को इस तरह व्यस्त
और व्याकुल होकर अकस्मात प्रस्थान करना पड़ा। ये बात भी उसने एक तरह से सरोजनी को समझा दी। सरोजनी इस वार्ता से और कुछ समझी हो या नहीं, पर एक नया तथ्य अवश्य जान गई कि उपेंद्र वगैरह सबसे पहले इसी घर में आए थे। सामान तक गाड़ी से उतार लिया गया था, लेकिन उसी दम सब उठाकर उसी गाड़ी पर सवार होकर वापस हो गए। फिर भी उन लोगों में से किसी ने उसके घर में सतीश के नाम का जिक्र तक नहीं किया। उसके बाद आज उपेंद्र ने ये पत्र भिजवाया है। इससे ये तो उसे स्पष्ट हो गया कि उपेंद्र को अपने मित्र के अकस्मात चले जाने की बात मालूम नहीं है। अधीर उत्सुकतावश लगातार इस स्त्री के संबंध में तरह तरह के प्रश्न करने पर उसकी अवस्था और सुंदरता के संबंध में सरोजनी को जो तालिका मिली, वो सत्य को भी लांघ कर बहुत ऊंचाई पर चली गई। आखिर में लौट आने पर जब वो गाड़ी में बैठ गई, तब उसका पियानो की मरम्मत कराने का शौक दूर हो चुका था और अज्ञात भारी बोझ से उसका हृदय आक्रांत हो उठा था। ये रहस्यमयी कौन है और किस कार्य के सिलसिले में आई थी, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन अचानक ही उसके विषय में छिपाने चुराने के प्रयास ने उसके हृदय पर अपनी स्पष्ट छाप अंकित कर दी थी। सतीश और किरणमयी से उपेंद्र को कितनी भी बड़ी शिकायत क्यों न हो, कितना ही बड़ा अभिमान क्यों न हो, उनको प्रधानता देकर कर्तव्य की अवहेलना करना उनकी आदत नहीं है। इसीलिए भोजन आदि के बाद पाथुरिया घाटा के घर पर वापस जाने का उनका पक्का निश्चय था। लेकिन घोर थकावट ने आज उनको परास्त कर दिया। इसके अलावा सुरबाला ऐसी जिद पकड़े रही कि उसकी अवहेलना करके जाना भी कठिन हो गया। कई घंटे बाद जब उनकी नींद टूटी, तब दिन शेष नहीं था। हड़बड़ाकर उठ बैठ जाने के साथ ही पास की तिपाई पर रखे हुए पत्र पर उनकी दृष्टि पड़ी। उसे उठाकर हाथ में लेकर उन्होंने देखा तो पाया कि पत्र अभी भी उसी तरह बंद है। स्पष्ट था कि कोई भी कारण रहा हो, परंतु पत्र सतीश के हाथ नहीं पड़ा है। उनकी आहट पाकर सुरबाला ने कमरे में प्रवेश किया और उनके हाथ में पत्र देखते ही बताया, सतीश बबुआ यहाँ नहीं है, दिन के 10 बजे की गाड़ी से घर चले गए। ये समाचार सुनकर उपेंद्र का मुख स्याह हो गया। पहला ख्याल उनके मन में यही आया कि इस अपरिचित शहर में हारान की आसन्न मृत्यु संबंधी जितने कर्तव्य हैं, अब अकेले उन्हीं को संपन्न करने पड़ेंगे। ओह, कितने सारे काम हैं और सब कितने भयंकर कष्टकारी हैं। लोगों को बुलाना, चीज सामान जुटाना, सदविधवा की गोद से उसके पति और जननी की गोद से उसकी एकमात्र संतान का मृत शरीर खींचकर ढोकर ले जाना। इस मर्मांतक शोक के दृश्य की कल्पना करके ही उनका सर्वांग पत्थर की तरह भारी हो गया। उनका समस्त चित्त पाथुरिया घाटा जाने के विरुद्ध हट करने के लिए खड़ा हो गया। इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए वो मन ही मन सतीश के ऊपर निर्भर थे, परंतु उसकी अनुपस्थिति में अब वो संकट अभिमान और अपमान के आवरण को भेद कर उनके सामने खड़ा हो गया। ये सब काम उपेंद्र की प्रकृति के विरुद्ध हैं। यथासंभव वो इनमें पड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन सतीश के लिए ये सब काम बिल्कुल सहज थे। गांव में ऐसा कोई भी आदमी नहीं मरा जहां वो अपना कर्मठ बलवान शरीर लेकर सबसे पहले हाजिर न हुआ हो, और सभी अप्रिय काम चुपचाप बिना किसी आडंबर के संपन्न न कर दिए हों। दुर्दिन में सभी उसको खोजते थे और उसके आगमन से शोकार्त और विपत्तिग्रस्त अपने दुख के बीच भी सांत्वना और साहस पाते थे। वो जब कलकत्ता छोड़कर चला गया, तब क्षण भर के लिए उपेंद्र को किसी और फिर रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। सुरबाला ने पति के मुख का भाव देखकर हारान की अवस्था के बारे में पूछा, लेकिन सतीश का प्रसंग नहीं उठाया। सरोजनी ने वापस आकर अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए बातचीत के बहाने जो कुछ जिक्र किया था, उसी से उसने कल रात की घटना का अनुमान कर लिया था। सतीश उसके पति का कितना बड़ा मित्र है, इसको वो जानती थी, इसीलिए उसके प्रसंग को उसने छिपा लिया। सुरबाला की सांसारिक बुद्धि पर रत्ती भर आस्था न रखने के कारण उपेंद्र कभी भी उसके सामने किसी समस्या का जिक्र नहीं करते थे, लेकिन इस समय वो अपने को इतना विपत्तिग्रस्त और असहाय समझ रहे थे कि अनजाने ही तत्काल सारी स्थिति खोल कर कह गए और व्याकुल भाव से बोले, वो मुझे इस विपत्ति में छोड़कर चला गया सुरो, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।
अकेला इस अनजान स्थान में मैं क्या उपाय करूं? ये कहकर उपेंद्र मानो असहाय शिशु की भांति स्त्री के मुंह की ओर ताकने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात कि पति से इतने बड़े संकट का समाचार पाकर भी सुरबाला के मुख पर तनिक भी घबराहट न दिखाई दी। वो सहजता से उनके निकट चली आई और उनका एक हाथ पकड़कर बिछौने पर बैठाकर धीरे से बोली, तो क्यों इतना सोचते हो? इस कलकत्ता में किसी के लिए भी काम नहीं रुकता। चाय तैयार है, हाथ मुंह धोकर तुम चाय पी लो। फिर छोटे बबुआ जी को साथ लेकर मैं भी चल रही हूँ। चलो उठो। उपेंद्र ने अवाक होकर कहा, तुम चलोगी? सुरबाला ने अविचलित भाव से उत्तर दिया, अवश्य ही चलूंगी। किसी स्त्री के दुर्दिन में उसके पास रहना स्त्री का ही काम है। ये कहकर उसने अनुमति के लिए प्रतीक्षा भी नहीं की, गई और पास के कमरे से चाय लाकर हाजिर कर दी। फिर वो दिवाकर को खबर देने बाहर चली गई। गृहस्थों के घरों में जब संध्या के दीपक जलाए जा चुके थे, ठीक उसी समय उन लोगों ने पाथुरिया घाटा के घर में प्रवेश किया। सदर दरवाजा खुला था, लेकिन नीचे कहीं भी कोई नहीं था। अंधेरा, टूटा फूटा घर शमशान की तरह खामोश था। दोनों को सावधानी से अनुसरण करने का संकेत कर उपेंद्र ऊपर चढ़कर हारान के बंद किवाड़ के सामने आकर क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर खड़े हो गए। कानों को केवल अंदर से आती एक मर्मभेदी सांस सुनाई पड़ रही थी। कांपते हुए हाथ से किवाड़ ठेलकर देखते ही अंधकार में बिछौने पर आपाद मस्तक श्वेत वस्त्राच्छादित हारान का मृत शरीर दिखाई पड़ा। उसके दोनों पैरों के बीच मुंह छिपाकर सदविधवा औंधी होकर पड़ी हुई थी। उसने एक बार सिर उठाकर देखा और दूसरे ही क्षण विद्युत वेग से उठकर आर्त स्वर से माँ कहकर चीत्कार करती हुई जाकर उपेंद्र के पैरों के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ी। ठीक उसी क्षण पल भर में सुरबाला ने हतबुद्धि पति को एक ओर ठेलकर कमरे में घुसकर किरणमयी के मुंह को अपनी गोद में ले लिया। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए चरित्रहीन का अगला भाग।